स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आयकर विभाग ने राजस्थान में बड़ा एक्शन लिया है। मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वाले, उनके सहयोगी, उनके परिचितों के यहां राजस्थान समेत 4 राज्यों में छापे पड़े हैं। खास बात यह है कि छापेमारी की जद में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी आ गए। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। कोटपुतली में पैकिंग फैक्ट्री में छापे पड़े हैं। देखिए 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर उन तमाम जगहों की जहां आईटी के छापे मारे गए। जयपुर, कोटपुतली, भीलवाड़ा, उधम सिंह नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए जैसा भी ठिकाना हो उस ठिकाने पर आईटी की टीम पहुंची है और छापेमार कार्रवाई जारी है। खलबली मची है। कई कारोबारियों पर यह छापेमारी की गई है। खास बात यह है कि मंत्री राजेंद्र यादव के जो ठिकाने हैं उनमें भी दबिश दी गई है। उत्तराखंड, गुरुग्राम, यहां भी मामले में तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा जो मामला है, ये जो भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आ रही है, वो मिड डे मील और पौष्टिक आहार से जुड़ी हुई है। इसको बनाने वाले जो निर्माता हैं, इन्हें जो सप्लाई करने वाले हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो परिचित हैं, वहां तक कड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं इनिशियल छापेमारी में। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है कि पहली बात तो ये कि क्या किसी केस के सिलसिले में जांच के दौरान इस तरह के संकेत मिले जिसके बाद आईटी ने यह कार्रवाई की है, या फिर आईटी को किसी तरह की कोई शिकायत मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है, और या फिर यह कुछ और है, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्या सर पूरा मामला है? अगर देखा जाए एक तरह से बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, और हकीकत क्या है, हुआ क्या? सुबह 8 बजे मुझे मैसेज आया कि आईटी डिपार्टमेंट ने अपने फैक्ट्रियों में और इसमें सर्च के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को भी और फैक्ट्री में सबको मैसेज कराया कि आप बिल्कुल सर्च में सहयोग दीजिए। अगर आईटी डिपार्टमेंट को कोई सर्च करनी है तो वो उनका अधिकार है, मगर राजनीतिक द्वेषता के साथ अगर वो कोई सर्च करते हैं तो हम उसका कड़ा विरोध भी करेंगे। और कहीं पर भी हम लोग ऐसे किसी उसमें नहीं है, लिप्त नहीं है, जिसके लिए हमें कहीं खुद को शर्मिंदा होना पड़े, हमारी पार्टी को या मेरे परिवार को। क्या जो है आपके प्रतिष्ठान है जिन पर सर्च की जा रही है, किस आधार पे की जा रही है? कुछ इशारा दिया? आधार तो आईटी डिपार्टमेंट से आप लोग जाके पूछ सकते हैं, वो बताएंगे भाई क्या क्या आधार है उनके पास। इंफॉर्मेशंस होंगी, वो रिकॉर्ड पे होंगी उनके पास, आप उसमें चेक करा के बताओ कि भाई आप ये किस आधार पे कर रहे हो। हमारे पास आए तो हमारा बिजनेस है, और वो आके जब बोलते हैं भाई हमें सर्च करनी है तो हमने कहा आप बिल्कुल करिए। आपने राजनीतिक द्वेषता की बात की, तो किस तरफ इशारा है? राजनीतिक द्वेषता की सामने आ रही है बात। भाई कोई भी चीज़ आपके सामने है कि क्या किसी चीज़ को कहीं जोड़ के आप कहीं भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। मगर हम निश्चित हैं अपने कारोबार से, अपने राजनीतिक जीवन से निश्चित हैं हम लोग। कहीं हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ अगर कोई देना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। कितने ठिकानों पर आपके किया गया है कार्रवाई? 4-5 जगह हैं जहां अभी सर्च चल रही है। मेरे बेटों के घर पे है, यहाँ जयपुर में, कोटपुतली हमारी फैक्ट्री पे है, और उत्तराखंड में और गुड़गांव में। सभी जगह एक साथ एक ही समय पे किया गया या कोई पहले से? एक साथ। अभी जो बच्चे हैं आपके वहाँ मौजूद हैं, कितने टाइम से चल रही है, कितना समय उनको दिया गया? 8 बजे से चल रही है, और अभी वो जांच कर रहे हैं, उनका सर्च पूरी होगी, सीजर बनेगा, जो आएगा सामने पता लग जाएगा। सीजर को लेकर के अभी कोई अनुमान नहीं है कि किस चीज़ का क्या है? सब चीज़ें खुली हैं, वो तो रिकॉर्ड पे आएंगी तो पता लगेगा कि वो क्या चाह रहे हैं और हमारे पास क्या है। सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। देखिए कोटपुतली से सहयोगी हीरालाल सैन और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हीरालाल, आपसे जानना चाहता हूं किस तरह से ये छापेमार कार्रवाई चली, क्या बॉडी लैंग्वेज आईटी विभाग की नजर आ रही है, और क्या आपके सूत्र बता रहे हैं, किन किन चीजों से तार जुड़ रहे हैं?
चाहूंगा कि आज देश भर में जो आयकर विभाग की टीम ने कई ठिकानों पर रेड मारा है और छापेमारी कर कार्रवाई स्टार्ट की है, जो अभी तक भी जारी है। और इसी कार्रवाई के तहत आज कोटपुतली के पाथरेडी गांव में जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड नाम से एक फैक्ट्री है, जहां प्लास्टिक के कट्टे बनाए जाते हैं और विभिन्न फर्मों को सप्लाई किए जाते हैं, यहां भी आईटी विभाग की टीम पहुंची है और सुबह 8 बजे से लगातार उनकी कार्रवाई अनवरत रूप से जारी है। फिलहाल जो आईटी विभाग की टीम है वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। जो फैक्ट्री से जुड़े हुए, जो लेन देन से जुड़े हुए जो विभिन्न दस्तावेज है, कागजात हैं, उनको खंगाल रही है, उनकी जांच कर रही है। हालांकि जो फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से जो है दोनों फैक्ट्रियों के गेट को बंद कर रखा है। सुबह से ही यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, ना तो किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। हालांकि जो फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ कर्मचारी और जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं वो जरूर इस छोटे से गेट से बाहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मीडिया को आने से प्रवेश उनका रोक दिया गया है, बैन कर दिया गया है। जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है और लगातार उनकी कार्रवाई जारी है। और हमने जो आईटी विभाग के कुछ अधिकारी जो कुछ समय के लिए बाहर आए थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और उनकी टीम है जो बिल्कुल लगातार कार्रवाई कर रही है। जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। और हालांकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि यह कार्रवाई कल भी चलेगी और उसके बाद ही ये जांच कंप्लीट होगी। फैक्ट्रियों के बारे में थोड़ा सा और बताएं हीरालाल, ये फैक्ट्रियां क्या मंत्री राजेंद्र यादव की प्रॉपर्टी है या फिर उनके किसी परिचित की, उनके किसी रिश्तेदार की, या उनके किसी जानने वाले की, या किसी और की? जी, बताया जा रहा है कि ये जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड नाम से जो कंपनी है, जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव हैं, उनके डायरेक्टरशिप में ये फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन हो रखा है और इनका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है। और उसी रजिस्ट्रेशन के तहत ये फैक्ट्री यहाँ पे पाथरेडी गांव में स्थित है। और ये जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड नाम से जो कंपनी है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो फैक्ट्री है, ये परिसर है जहाँ गेट बंद कर रखा है। हालांकि एक छोटा सा गेट है उसको खोल रखा है, लेकिन यहाँ मीडिया को अंदर जाने से मनाही है। और इस फैक्ट्री से केवल जो अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वही इस छोटे से द्वार से बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि मीडिया को बिल्कुल इन्होंने बैन कर रखा है। इसी के अपोजिट जस्ट साइड में फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री है, वो भी इसी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। वहां भी जो प्लास्टिक के कट्टों का निर्माण किया जाता है और जो विभिन्न फर्म है जैसे आटा, चीनी, दाल, जहां पैकिंग होती है, उन फर्मों को यहाँ से हीरालाल, आप जब ये कैमरा घुमा रहे थे वहां पर एक छोटा सा बोर्ड नजर आया था, उस बोर्ड को आप दिखा सकते हैं? उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? आपको वो बोर्ड दिखाना चाहूंगा जो फैक्ट्री के बाहर लगा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड, पाथरेडी रोड, पाथरेडी, तहसील कोटपुतली, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। ये जो फैक्ट्री है राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड, इस फैक्ट्री का ये बोर्ड है जहां पे इस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो नाम अंकित लिखा हुआ है। ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। राकेश, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इंटरेस्टिंगली चूंकि आईटी ने इस संबंध में कुछ भी ब्रीफ नहीं किया है, तो फिलहाल जो कुछ भी है वो स्पेकुलेशंस हैं। अब सवाल यह है कि क्या किसी अन्य मामले की जांच चल रही थी और उससे इस मामले की कुछ परतें उजागर हुई हैं, या फिर किसी इंडिपेंडेंट शिकायत पर आईटी ने यह सर्च चालू की है, या फिर राजनीतिक हलकों में कांग्रेस की ओर से जो रिएक्शन हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसका कुछ बेस है या नहीं है, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से हमारी जो आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि ये राजनीतिक सर्च नहीं है, चूंकि जो कोरोना काल का समय था 2 साल का, इसमें जो सरकार ने पोषाहार वितरण मिड डे मील योजना में किया था, इस मिड डे मील योजना के जरिए सरकार जो बच्चों को निवाला भेज रही थी, गरीबों के लिए जो निवाला भेज रही थी, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, फर्जी कंपनियों के जरिए उस पोषाहार को डकारा गया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस पोषाहार को डकारा है और इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार किया है, बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की हैं, इसको लेकर के आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की है। और दूसरा जो छापे की कार्रवाई है, ये कई ग्रुप हैं, इसमें मंत्री राजेंद्र यादव की फैक्ट्री है कोटपुतली में, उस पर सर्च है। इसके अलावा एक जीवीएम फूड एक कंपनी है जो पहले भी 400 करोड़ की जो पोषाहार वितरण के मामले में दोषी पाई गई थी, और एक तापड़िया ग्रुप है जिस पर छापे की कार्रवाई चल रही है। एक इसी तरीके से ये 4-5 ग्रुप हैं। इसके अलावा 6-7 और ये चारों पांचों आपस में लिंक्ड नहीं है, अलग अलग हैं। और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि एक बार पहले भी कार्रवाई हुई थी, क्या उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था? दोबारा उसका यूज क्यों किया गया?
बिल्कुल स्वप्निल, पहले इस कंपनी पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कई बार जो राजनीतिक दबाव के कारण या मिलीभगत के कारण ऐसी कंपनियों को फिर से लाइन में ले लिया जाता है और उनको टेंडर, अब से पहले भी ऐसी कई बातें सामने आई थी। तो इस कंपनी के साथ साथ दूसरी जो कंपनी है, इन तमाम कंपनियों की अभी जांच की जा रही है, इनके दस्तावेज कहाँ ले जा रहे हैं कि आखिर किन लोगों के मार्फत इनको इस तरह के टेंडर जारी किए गए, किस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं की गई, क्योंकि इसमें पोषाहार वितरण में सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। तो सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर भी जो आयकर विभाग ने दबिश दी है और उन दस्तावेजों की छानबीन कर रही है, क्योंकि दस्तावेजों में सारी चीजें, अभी जो दस्तावेज मिले हैं काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो खरीद फरोख्त का काम हुआ है और जैसे फर्जी कंपनियों के जरिए इसका विक्रयनामा दिखाया गया है, सप्लाई दिखाई गई है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। तो इसकी जांच अभी आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। चूंकि ये जो एक बार फिर मैं राकेश, मैं चाहता हूं आप इस बात को क्लियर करें कि जो भी 4 या 5 कंपनियां या फैक्ट्री सामने आ रही हैं, वो उनके ओनर्स अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। नहीं, बिल्कुल, अभी यह कहना गलत होगा कि लिंक नहीं है, क्योंकि मिड डे मील सप्लाई पोषाहार योजना में इन सब की मिली भगत है। सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है, जिन्होंने मिलकर के बंदर बांट की है। जो गरीबों का निवाला था उसको इन्होंने डकारा है और उसमें वित्तीय अनियमितताएं हो, चाहे जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचा है। गड़बड़ियां हुई हैं, बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो इन तमाम चीजों की चूंकि आयकर विभाग ने इस छापे की कार्रवाई से पहले प्रारंभिक जांच की है, प्रारंभिक जांच में तमाम दस्तावेज जुटाए हैं, दस्तावेज जुटाने के बाद ही छापे की कार्रवाई शुरू की है। चूंकि अब इसको राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि राजनीतिक, लेकिन संभवतः ये एक बड़ी वित्तीय अनियमितता को उजागर करने के लिए आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की है। चूंकि कार्रवाई शुरू हुई है, जिस तरह की फर्जी कंपनियां बनी है, वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं, जब आयकर विभाग की टीमें इन दस्तावेजों को जब्त कर लेगी तो संभव है कि ईडी और सीबीआई। ठीक है, तो मैं राकेश आपके पास और आऊंगा, राकेश आपके पास और आऊंगा एक अहम सवाल के साथ। उससे पहले हीरालाल के पास एक बार फिर मैं जाना चाहता हूं। हीरालाल, मैं जानना चाहता हूं, ये जो फैक्ट्री जहां पर आप खड़े हैं, उस फैक्ट्री से कहां कहां प्रोडक्ट्स जाते हैं, किस तरह की फंक्शनिंग है उसकी, क्या जानकारियां हैं? जी स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड नाम से ये जो कंपनी है, यहाँ पे प्लास्टिक के खाली कट्टे का निर्माण किया जाता है और काफ़ी बड़े स्तर पर इन कट्टों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद जो पूरे प्रदेश और देश में इनकी सप्लाई होती है, जहाँ भी जो आटा, दाल, चीनी, सीमेंट आदि जो इस पैकेजिंग से जुड़े हुए जितना भी व्यवसाय है, उन फैक्ट्रियों में यहाँ से कट्टे सप्लाई किए जाते हैं। हालांकि इसकी क्वांटिटी हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो मीडिया के सामने आने से इनकार कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, कुछ भी बोलने से वो कतरा रहे हैं। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है कि यहाँ प्लास्टिक के कट्टों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि कोटपुतली में जो एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, वहाँ भी यहाँ से खाली कट्टों सप्लाई किए जाते हैं। और मेरे साथ फैक्ट्री प्रबंध से जुड़े हुए कुछ लोग बाहर खड़े हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ नई जानकारी हमें मिल सकती है। आप फैक्ट्री में काम करते हैं? आप नहीं, काम नहीं करता मैं जी। फिर आप यहाँ वैसे ही आ गया सिर्फ देखने? हाँ। तो आप क्या इस फैक्ट्री प्रबंध से जो ओनर है उनके समर्थक हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? केदार यादव। तो क्या लगता है जो सुबह से आईटी विभाग की कार्रवाई चल रही है, किस बात को लेकर कुछ अनियमितताएं सामने आई? कुछ नहीं है, ये राजनीतिक स्टंट है, विरोधियों की चाल है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये समर्थक हैं जो राजेंद्र सिंह यादव जो राज्य मंत्री हैं, उनका जो समर्थक है। इसके पास एक बार फिर मैं चल रहा हूं। राकेश, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हमने देखे हैं, लेकिन अमूमन मिड डे मील में या पोषाहार में जो भ्रष्टाचार आता है, या तो वो लोकल लेवल पर आता है, जो या तो मान लीजिए स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, या लोकल लेवल पर, या फिर राशन डीलर ही राशन किलर के रूप में निकलकर सामने आता है। लेकिन एक मास लेवल पर, एक संगठन के तौर पर, एक गिरोह के तौर पर, एक नेक्सस के तौर पर अगर कुछ फंक्शनिंग हुई है, तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि वो कोई छोटा मोटा या रूटीन का भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता भ्रष्टाचार का खोज लिया गया। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए राजस्थान में पहले भी जो पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार के मामले आए थे, एक बार एसीबी ने आज से 4-5 साल पहले रेड की थी, तो करीब 40,000 टन गेहूं की गड़बड़ियां सामने आई थी। इसी तरीके से ये अंतर्राज्यीय एक गिरोह है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। केंद्र सरकार जिस तरीके से जो अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो या जरूरतमंद जो लोग हैं या स्कूली छात्र हैं, वहां तक पोषाहार भेजती है
और इस पोषाहार को सप्लाई करने में इन कंपनियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल होते हैं, बाहर दाना बनाने वाली जो कंपनियां वो भी शामिल होती है क्योंकि उसकी पैकिंग होनी होती है। तो अलग अलग तरह की कई कंपनियां इस पोषाहार के वितरण में शामिल होती हैं। तो इनका पूरा एक नेक्सस है, क्योंकि जब इन्होंने पोषाहार सप्लाई दिखाया है तो जिन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए दिखाई गई है, जो जिस तरह का जो वित्तीय अनियमितता उनके नाम पर की गई है, जिन कंपनियों के नाम पर यह खरीदा गया है, क्या उन कंपनियों का वजूद है, उन कंपनियों का नेटवर्क क्या है, इन तमाम ये जो चीजें हैं ये भ्रष्टाचार के दायरे में हैं और इनकी जांच आयकर विभाग की टीमें कर रही है। और अभी जो दस्तावेज मिले हैं वो इन भ्रष्टाचारों से जुड़े हुए ही हैं। और चूंकि वित्तीय अनियमितताएं बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, फर्जी कंपनियां भी सामने आई हैं, तो जो प्रारंभिक जांच में आयकर विभाग ने जो दस्तावेज जब्त जो अपने पास कब्जे में लिए थे, उसके बाद अब उन चीजों की पुष्टि हो रही है। तो कार्रवाई 3 एक से बात 4 और दिन महज चलेगी, इसलिए तब जाकर इस मंत्री पूरे राजेंद्र यादव के पानी का पानी ठिकानों पर होगा। जांच चल रही है क्योंकि वहां से कुछ कड़ियां जुड़ रही हैं या कड़ियां राजेंद्र यादव तक जा रही है? देखिए मैं क्यों पूछ रहा हूं, अब डे टू डे रूटीन वर्क फैक्ट्री का तो राजेंद्र यादव जी देखते नहीं, वो तो पॉलिटिकल लाइफ में बिजी हैं। हो सकता है उनके नाक के नीचे चल रहा हो, उनको ना पता हो, या हो सकता है उनको पता हो, हमें नहीं पता, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तो जांच ही बताएगी। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, इस बारे में हमारी आयकर विभाग के अधिकारियों से बात हुई। उनका कहना है कि जो सिर्फ राजेंद्र यादव की कोटपुतली वाली फैक्ट्री नहीं, बल्कि उत्तराखंड, चूंकि राजेंद्र यादव मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो वहां जिन कंपनियों पे उधम सिंह नगर में जो कार्रवाई चल रही है वो प्रेमाइसेस भी इनके परिवार से जुड़े हुए हैं। वो भी जो मिड डे मील में पोषाहार वितरण योजना में जो अनियमितताएं हुई हैं, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो भी शामिल हैं। चूंकि जो मंत्री राजेंद्र यादव हैं, इनकी कोटपुतली में जो फैक्ट्री है, बताया जाता है कि यहाँ पर बारदाना बनता है। बारदाना यानी जो पोषाहार जिसकी पैकिंग करके जिन बारदानों में सप्लाई की जाती है, और दूसरे काम भी किस तरह के यहाँ पर होते हैं, वो तमाम चीजें अभी जांच के दायरे में हैं। लेकिन प्रारंभिक जांच में ये चीज सामने आई है कि मंत्री राजेंद्र यादव की जो कोटपुतली स्थिति जो फैक्ट्री है वो भी वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है। इनके जो परिजन हैं, नजदीकी करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम पर अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग प्रेमाइसेज हैं, वहां पर भी आयकर विभाग की टीमें जांचें कर रही हैं। वो भी जो प्रारंभिक तौर पर जो वित्तीय अनियमितताओं में शामिल पाई गई हैं। तो चूंकि जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जा रहा है, और जो इन्होंने अब से पहले जो दस्तावेज जो जमा करवाए थे उनसे मिलान किया जा रहा है, और उन दस्तावेजों को बारे में आपस में आमने सामने बिठा करके पूछताछ भी की जा रही है। भले ही मंत्री राजेंद्र यादव एक राजनीतिक कैरियर रखते हैं, लेकिन इनके जो नजदीकी लोग हैं, परिजन हैं, फैक्ट्री में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में खुद शामिल हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें ये खुद शामिल होते हैं। इनके हस्ताक्षरों से भी उन कंपनियों के कई काम होते हैं। तो भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये शामिल हैं, और कई जगह प्रत्यक्ष रूप से भी उस फैक्ट्री के मालिक जो है सामने नजर आए हैं। इसीलिए आयकर विभाग ने जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है वहां पर सर्च की है, मंत्री के घर पर सर्च नहीं की है। ठीक है, अब एक सवाल है जो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहता हूं, हीरालाल से भी और राकेश आपसे भी। शुरुआत में हीरालाल आपसे करूंगा। हीरालाल, देखिए जब कहीं पर छापा पड़ता है और टीमें सबूत जुटाने की कोशिश करती हैं, कड़ियां जोड़ने की कोशिश करती हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता है, अगर उनके हाथ कुछ लग रहा होता है तो उनके हाव भाव में एक तेजी आने लगती है, चेहरे पर मुस्कान आने लगती है, और ये साफ साफ उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि चीजें उस दिशा में जा रही हैं जिस दिशा को लेकर जांच एजेंसी ने सोचा था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो धीरे धीरे एक एक्साइटमेंट फ्लेवर खत्म होने लगता है, और फिर धीमे धीमे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है डाउन की तरफ। वहां पर आप क्या रीड कर रहे हैं? सुबह 8 बजे आईटी विभाग के 20 अधिकारियों की टीम यहां पहुंची थी, और सुबह 8 बजे से ही फैक्ट्री के अंदर उन्होंने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए थे। कार्रवाई को चलते अब करीबन 9 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। चूंकि फैक्ट्री प्रबंधन ने जो गेट बंद कर रखा है, उन्होंने किसी को ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है, ना आने दिया जा रहा है। आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी बाहर नहीं आ रहे हैं, और हम मीडिया के सामने वो ना तो आ रहे हैं, ना कोई सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। इस वजह से ना उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि आईटी विभाग की जो कार्रवाई है, जो आज सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई थी, वो कल भी जारी रहेगी। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना असंभव होगा। जी स्वप्निल। हाँ राकेश, आपने भी मेरा सवाल सुन लिया होगा। इस तरह के क्या क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए अब इस पूरे घटनाक्रम को, इस छापे को ऊपर से मॉनिटर भी तो किया ही जा रहा होगा,
तो बॉडी लैंग्वेज में क्या कुछ या साउंड में क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर कल भी छापे जारी रहते हैं तो इसका मतलब है या तो आज थोक के भाव में चीजें मिल रही हैं या फिर अब तक नहीं मिली हैं और अब भी उम्मीद है कि नहीं, शायद हमसे कुछ चूक रहा होगा तो हम खोज लें। बिल्कुल देखिए स्वप्निल, आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन की टीमें जब पहुंचती हैं तो लगभग 2 से 3 दिन तक ये कार्रवाई चलती है और ये कार्रवाई आगे भी चलेगी। आज पहला दिन है, आज पहले दिन दस्तावेज और कैश, ज्वेलरी, निवेश से संबंधित दस्तावेज उनको जब्त किया जा रहा है, उनसे उसके संबंध में पूछताछ होती है। एक पंचनामा रिपोर्ट बनती है जहां उनको सामने बिठा करके उस पर बाकायदा एक रिकॉर्ड पर पूरे स्टेटमेंट को लिया जाता है। जहां तक छापे की कार्रवाई का सवाल है, छापे की कार्रवाई को चूंकि आयकर विभाग की टीमें पहले से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो विभाग के अधिकारी इस बात को करके आश्वस्त थे कि बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर आयकर विभाग की टीम ने पहली बार कार्रवाई की है। इससे पहले आयकर विभाग ने आयकर चोरी से संबंधित कार्रवाई जरूर की थी, लेकिन भ्रष्टाचार पर सीबीआई या ईडी, अगर फर्जी कंपनियों के जरिए वित्तीय निवेश हुआ है, फर्जी कंपनियां बनी हैं तो ईडी कार्रवाई करती है, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला है इसलिए आयकर विभाग की टीमें वित्तीय अनियमितताएं हैं तो इसको लेकर आयकर विभाग ने जांच की है। चूंकि विधानसभा चुनाव राजस्थान में नजदीक आने वाले हैं तो अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो समय है वो विधानसभा चुनावों को देखते हुए या विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है, क्योंकि कोरोना काल का 2 साल का जो समय था उसके बाद जो कुछ वक्त गुजरा है, इस बीच में भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन आयकर विभाग की टीमें जो जिस तरीके के दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को जब्त करके और कार्रवाई में आयकर विभाग की अपनी लिमिटेशंस है ना, वो अगर जांच भी करेंगी, जैसा आपने खुद कहा, अगर आयकर विभाग जांच भी करेगा तो वो तो वित्तीय अनियमितताओं की करेगा, जबकि जिस तरह का ये मामला है इसमें तो और भी लेयर्स हो सकते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, चूंकि राजस्थान सरकार ने सीबीआई कार्रवाई पर रोक लगा रखी है राजस्थान में और राजस्थान सरकार की परमिशन से ही सीबीआई रेड डाल सकती है, इसलिए संभवतः चूंकि केंद्र सरकार को जब जांच करनी है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को लग रहा है कि जो केंद्र द्वारा जो आम जन को सहयोग राशि दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि वित्तीय अनियमितताएं इसमें हैं, कुछ कंपनियां हैं वो संदिग्ध हैं, तो किस तरह का, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस भी ये हो सकता है, तो आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन की टीम वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों में जांच करने का अधिकार रखती है और उसी संबंध में ये जांच शुरू की गई है। चूंकि अब यहां से जो दस्तावेज मिलेंगे उसके बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जो फर्में दोषी पाई जाएंगी, जो कंपनियां दोषी पाई जाएंगी, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा और वो केस मनी लॉन्ड्रिंग में जाता है, ईडी में जाएगा, सीबीआई के दायरे में जाता है। चूंकि केंद्र की जो राशि है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तब केंद्र उस पर जांच बिठा सकता है। हीरालाल, मुझे एक बात आप बताइए, आपने कहा था कि एक छोटे गेट से कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं, उसमें जो फैक्ट्री है उसके कर्मचारी भी हैं और बीच बीच में आईटी के अधिकारी भी बाहर निकलते हैं, तब उस वक्त आपने उनसे बातचीत की भी कोशिश की थी, हालांकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या ये दिन भर यही सिलसिला चला है? जी बिल्कुल, जब सुबह 8 बजे आईटी विभाग के अधिकारी यहाँ कहने का मतलब फैक्ट्री के सारे कर्मचारी अंदर ही हैं। सूचना मीडिया को लगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे टीम यहाँ पहुंची और कार्रवाई उसने शुरू करी। उसके बाद जब मीडिया को इसकी जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुंचे, तब से ये गेट बंद है और एक ये छोटा गेट है जो लगातार बीच बीच में खोला जाता रहा है और जो अंदर प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो इस छोटे से गेट के द्वारा है जो बाहर आ रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन के कुछ लोगों से हमने बात करने की दोपहर में भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार जब आईटी विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी इस गेट से बाहर आ रहे थे तो हमने उनसे भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आप जो भी जानकारी है जांच पूरी होने के बाद दी जाएगी और वो भी जानकारी जयपुर हमारे जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो ही इस जानकारी को पूरा दे पाएंगे। बाकी सुबह से ये जो कार्रवाई है लगातार पिछले 9 घंटे से आईटी विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है और यहाँ 20 अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची थी जो लगातार कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद सियासी हलचल प्रदेश में बढ़ गई है और जो गृह राज्य मंत्री है उनकी ओर से भी बयान आया है कि ये आईटी विभाग की जो कार्रवाई है उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अगर ये राजनीतिक द्वैतता के चलते अगर ये कार्रवाई की जा रही है तो वो चुप भी नहीं रहेंगे। जी स्वप्निल। ठीक है राकेश, देखिए 3 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये कि जो मंत्री राजेंद्र यादव हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा ये कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तीसरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना। ये तो जांच के दौरान पता चलेगा, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली राजेंद्र यादव तक आईटी नहीं पहुंची है, उनके ठिकानों पर है। सवाल यह है कि क्या संकेत मिल रहे हैं आगे जाकर
राजेंद्र यादव तक टीम पहुंच सकती है, उनसे भी बातचीत का वक्त मांगकर या ऐसे भी पहुंचकर, आईटी को पूरा अधिकार है, पहुंचकर पूछताछ टाइप की चीजें हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल स्वप्निल, पूछताछ हो सकती हैं क्योंकि जो कंपनी है राजस्थान, ये जो कंपनी कोटपुतली में है ये राजेंद्र यादव की ही कंपनी है। राजेंद्र यादव खुद उस कंपनी में इसके जो दस्तावेज हैं उनमें राजेंद्र यादव खुद एक डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। उनके परिवार के लोग भी उस फैक्ट्री में हैं। यहाँ तक कि लोगों का तो ये कहना है कि जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है वो राजेंद्र यादव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजेंद्र यादव उत्तराखंड से राजस्थान आए हैं और एक अच्छे कारोबारी भी इस इलाके में माने जाते हैं। उनके बिजनेस प्रीमाइसेस भी हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन। जिनके दिलो दिमाग के अंदर देश के प्रति, देशवासियों के प्रति समर्पित भाव है, कल गुजरने की तमन्ना है, और जब से वो राजनीति में आए हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन ताकतों से जो फासिस्टी हैं, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वो ताकत ऐसी है, सत्ता में आना एक बात है, पर जो विचारधारा कांग्रेस की है, ये होल्डिंग हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो दिलों में जो लोगों के प्यार है सचिन पायलट जी को, जो दिलों में बसता है उसको मिटाया नहीं जा सकता। ये सचिन पायलट जी लोगों के दिलों में बस रहे हैं। शुभकामनाओं का सियासी संदेश। देखिए, राजस्थान की जनता का हुजूम जिस प्रकार से प्यार सचिन पायलट साहब के लिए उमड़ा है, आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट साहब ने राजस्थान की सरकार बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया था। उस आदमी को आप ज़्यादा दिन तक डिनाई नहीं कर सकते। कितने दिन तक आदमी सब्र करेगा? सिविल लाइंस में सियासत का जोर। ये होल्डिंग हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो दिलों में जो लोगों के प्यार है सचिन पायलट जी को, जो दिलों में बसता है उसको मिटाया नहीं जा सकता। ये सचिन पायलट जी लोगों के दिलों में बस रहे हैं। जन्मदिन पर पायलट पॉलिटिक्स। आशीर्वाद मुझे मिल रहा है प्रदेश के लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी उम्मीदों पे हम सब खरा उतरेंगे और आने वाले समय में प्रदेश को और ताकत देंगे। और बड़ा अभिभूत हूं मैं, क्योंकि सभी लोगों का आशीर्वाद उसने मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सितंबर का महीना राजस्थान की सियासत में खास है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के ऐलान के साथ ही सचिन पायलट के समर्थन में एकजुट हो रहे विधायकों, नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर से एक दिन पहले ही सचिन पायलट का जन्मदिन मनाकर सियासी संदेश दिया। तो अभी भी समय है, आलाकमान जिसे कहा जाता है, सब चीज आलाकमान देख रहा है कि बिना पद किसी व्यक्ति के साथ जितना स्नेह और प्यार है राजस्थान के इतिहास में किसी के पास नहीं रहती स्नेह और प्यार। भारत मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश के अंदर एक नई फिजा बनेगी, एकता का माहौल बनेगा। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नंदरी। can understand your love and wishes, sir. Thank you for that. புரிந்து கொள்வதற்கு மொழி ஒரு தடை கிடையாது.